Hello everyone, very good evening to all of you. Guys, in last lecture जो हमने पढ़ा था that one is concept of 40B. 40B का concept हमने डिस्कस किया था. 40B क्या था बेसिकली, कुछ याद हो तो बता दो जरा. सेक्शन 40B क्या हुआ करता था? 40B is nothing but the deduction in respect of interest and remuneration etc. to the बोलिए किसको दिया गया था डिडक्शन टू द पार्टनरशिप फॉर्म. बट अलॉन्ग विद द पार्टनरशिप फॉर्म हमने पार्टनर की बातें भी की थी कि पार्टनर्स के हाथ में क्या ट्रीटमेंट होगा. कंसेप्ट एकदम सिंपल सा था, पार्टनरशिप फॉर्म को जितना डिडक्शन मिलेगा उतना ही पार्टनर्स के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा एंड वाइस वर्सा. मतलब जो पार्टनरशिप फॉर्म के हाथ में डिसअलाउड होगा वो पार्टनर के हाथ में क्या हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल. ठीक है. इंटरेस्ट की यदि मैं बातें करूँ तो इंटरेस्ट में हमने बोला था पार्टनरशिप डीड ऑथोराइज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट then subject to maximum 12% of per annum allowed as deduction to the partnership form. यदि हम बात करें सैलरी, बोनस, रेम्यूनरेशन, कमीशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, तो नॉन वर्किंग पार्टनर को इंटायर अमाउंट इज गोइंग टू बी डिसअलाउड इन द हैंड्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. हाउएवर वर्किंग पार्टनर के केस में वी नीड टू चेक ऑन द बेसिस ऑफ बुक प्रॉफिट. इफ योर बुक प्रॉफिट इज अप टू रुपीज 3 लाख देन 1,50,000 और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर अलाउड एज डिडक्शन. ठीक है. However, if book profit is more than 3 lakh, तो उस केस में हमने क्या बोला था, 2,70,000 प्लस 60% ऑफ द बुक बैलेंस बुक प्रॉफिट. बैलेंस बुक प्रॉफिट का मतलब क्या है, टोटल बुक प्रॉफिट माइनस 3 लाख. तो जो बैलेंस है उसका 60%, दैट इज द मैक्सिमम डिडक्शन परमिसेबल अंडर सेक्शन 40B. ठीक है. अब यदि प्रॉफिट शेयर की बात करें तो उसकी बातें हम पार्टनरशिप फॉर्म के हाथ में नहीं करते. वाई? बिकॉज प्रॉफिट शेयर इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट है. तो हम इसकी बातें किसके हाथ में करते हैं, ओनली इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर. अब यदि मैं पार्टनर के हाथ में प्रॉफिट शेयर की बात करूं तो हमने डिस्कस किया था कि प्रॉफिट शेयर जो होता है वो पार्टनर्स के हाथ में एग्जम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10(2)A. इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल टैक्सेशन गवर्नमेंट ने से पार्टनर के हाथ में क्या करके रखा हुआ है, एग्जम्प्ट. दैट्स इट. क्लियर था कंसेप्ट. अच्छा, इसके बाद जो हमें पढ़ना था दैट इज अ प्रिजम्पटिव स्कीम. प्रिजम्पटिव स्कीम क्यों लाई गई? फॉर द पर्पस ऑफ ईज ऑफ बिजनेस. बिजनेस के ईज के लिए, दैट इज स्मूथली बिजनेस रन हो सके. वो सारे के सारे असेसी, वो सारे के सारे टैक्स पेयर जिसका बिजनेस छोटा है, दैट इज जिनका टर्नओवर कम है, उनको हम ईज ऑफ बिजनेस के लिए क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, बिजनेस प्रिजम्पटिव स्कीम्स. अब बिजनेस प्रिजम्पटिव स्कीम में मेजरली हमारे पास 3 कैटेगरी थी. सर 3 से ज़्यादा आपने बताई थी, बट 3 कैटेगरी जो थी वो नॉर्मल सभी के लिए एप्लीकेबल थी. बाकी जो 4th कैटेगरी में हमने नंबर्स ऑफ प्रोविजन कवर कर रखे हैं जो हमारे सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू नॉन रेसिडेंट. ठीक है. मतलब मैं बात कर रहा हूँ 44B, 44BB, 44BBA, 44BBB. ये जो प्रोविजन है ये नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड है, और क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड है इसलिए हमारे लिए बिल्कुल भी रिलेवेंस नहीं रखते. तो इसको आप ऑल टुगेदर छोड़ दीजिए. बचे कितने प्रोविजन? 3, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. फर्स्ट प्रोविजन इज 44AD, सेकेंड वन इज अ 44ADA एंड लास्ट वन इज अ 44AE. सर तीनों बिजनेसेस में क्या डिफरेंस है? 44AD इज नथिंग बट द रिटेल बिजनेस. ये किसके लिए अलाउ किया गया? रिटेल बिजनेस जिनका टर्नओवर 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम है. वेयर एज 44ADA की बात करें तो इट इज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोफेशनल हुज ग्रॉस रिसिप्ट इज लेस देन और इक्वल टू 50 लाख, जिसकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख या 50 लाख से कम है. एंड थर्ड वन इज अ 44AE. 44AE इज टूवर्ड्स द गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी. 44AE इज टूवर्ड्स द गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी. अब जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में क्या होगा? इफ यू आर हैविंग अ कैरेज, गुड्स कैरेज लेस देन और इक्वल टू 10, देन यू कैन ऑप्ट 44AE. अदरवाइज आपके लिए अवेलेबल नहीं है. वन बाय वन एक के बाद एक स्कीम्स देखते हैं. सबसे पहली जो स्कीम है वो कौन सी है? 44AD. पहली स्कीम हमारी कौन सी है? 44AD. 44AD फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF और बोलो पार्टनरशिप फॉर्म. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट पहला पार्ट क्या है कि इट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंट. ये सिर्फ किसके लिए अवेलेबल है? रेसिडेंट के लिए अवेलेबल है. रेसिडेंट में भी किसके लिए? इंडिविजुअल HUF एंड पार्टनरशिप फॉर्म अदर देन द LLP. LLP के लिए ये स्कीम अवेलेबल नहीं है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 क्या है? रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF और रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म के लिए भी स्कीम तब अवेलेबल रहेगी व्हेन योर टर्नओवर इज लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़.
meaning thereby if your turnover is more than 2 crore then also this scheme is not available to assessee. अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको कुछ बातें बता दूं. देखो होता क्या है एग्जाम में बहुत बार क्या होता है कि आपको ना इंफॉर्मेशन दी जाती है रिगार्डिंग द assessee. क्या दी जाती है इंफॉर्मेशन. अब इंफॉर्मेशन क्या दी गई कि हमारा जो assessee है वो सपोज कोई पर्टिकुलर एक्स बिजनेस कर रहा है, रिटेल बिजनेस कर रहा है, या सपोज उसकी किराना शॉप है और उसका जो टर्नओवर है वो साल भर का टर्नओवर जो है वो 25 करोड़ सॉरी 25 लाख है. अब बच्चा क्या करता है, दो रीज़न गलती होने के. पहला प्रेशर बहुत रहता है एग्जाम में, और दूसरा हम प्रॉपरली हमारी जो थॉट प्रोसेस रहती है वो थॉट प्रोसेस में ये पर्टिकुलर पॉइंट ला ही नहीं पाते. हम क्या करते हैं पता है, ये 25 करोड़ इंटायर 25 करोड़ को बिजनेस इनकम मान लेते हैं और बिजनेस इनकम मानकर टैक्स कर देते हैं. अरे क्या कर रहे हो ये. यदि आपने इंटायर 25 करोड़ को बिजनेस इनकम मान लिया तो आपका तो क्वेश्चन वहीं पे गलत हो चुका. वाई? बिकॉज दैट 25 करोड़ इज ए टर्नओवर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस. उस किराना शॉप का टर्नओवर है 25 करोड़ 25 लाख, नॉट 25 करोड़ सॉरी 25 लाख. तो आपकी थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, आपको यहाँ पे तुरंत क्लिक होना चाहिए कि अरे यार ये तो 44 AD के लिए फिट बिजनेस है. वाई? बिकॉज रिटेल बिजनेस हैविंग अ टर्नओवर लेस देन 2 करोड़ और इक्वल टू 2 करोड़. इसका मतलब 44 AD में AD के लिए ये एलिजिबल है, और एलिजिबल है तो अब मेरे लिए PGBP इनकम कितनी होनी चाहिए. तो 44 AD में हम बोलते हैं 25 लाख का 6%. हाँ, आप भले ही अजम्पशन लिख सकते हो, वी आर एज्यूमिंग कि इंटायर बिजनेस जो है वो बाय वे ऑफ अदर देन कैश हुआ है, बैंकिंग चैनल के थ्रू हुआ है. दैट इज द रीजन हमने 6% लिया. बट एग्जाम में हिंट नहीं रहती कि 44 AD अप्लाई करना है. ये आपको तुरंत वहां पे थॉट प्रोसेस में आना चाहिए कि जब वो बोल रहा है कि टर्नओवर बिजनेस का इतना है और उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं दिए या फिर उससे रिलेटेड और बाकी की बातें नहीं की गई, तो तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि अरे ये तो रिलेटेड टू 44 AD है. किससे रिलेटेड है, 44 AD से रिलेटेड है, और 44 AD में कितना परसेंट है, 6%. अब ये आपका PGBP इनकम है जो आपको लेना चाहिए. हम क्या करते हैं, पूरे 25 लाख को PGBP मान लेते हैं, तो आपका आंसर वहीं पे ऑल टुगेदर क्या हो जाता है, गलत. क्लियर है, ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपको इस तरीके के पॉइंट मिले कि बंदे का रिटेल बिजनेस है या वो बिजनेस की डिटेल्स दे रहा है जिसमें आपको सिर्फ टर्नओवर दिया है और यदि टर्नओवर उसका 2 करोड़ से कम है तो स्ट्रेट अवे आपको 44 AD अप्लाई कर देना है. हाँ, अजम्पशन आप लिख सकते हो कि वी आर टेकिंग अ 6% एज्यूमिंग दैट कि बंदे का बिजनेस इंटायरली थ्रू अ बैंकिंग चैनल. क्लियर है बात समझ में. तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है. अच्छा, दूसरा पॉइंट यहीं पर कुछ और मैं आपसे बातें करता हूँ, ये भी फोकस में रखना. कभी कभी क्या होता है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि 25 लाख हमारा क्या है, टर्नओवर है. ये सेकंड सेट ऑफ 25 लाख हमारा टर्नओवर है. साथ में आपको एक्सपेंसेस भी देता है. एक्सपेंसेस के साथ साथ वो बोलता है कि बंदा रनिंग देयर बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ LLP, या फिर बोलता है कि इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट, ऊपर ही बोल देता है, यहाँ पर नहीं बोलता. तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि अरे यार यहाँ पर 44 AD हम नहीं लगा सकते. क्यों नहीं लगा सकते 44 AD? बट बिकॉज जो असेसी के बारे में बातें हो रही है, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ 44 AD. 44 AD के लिए एलिजिबल कौन होता है सर? 44 AD के लिए एलिजिबल रेसिडेंट इंडिविजुअल है, या रेसिडेंट HUF है, या रेसिडेंट पार्टनरशिप फॉर्म है. मैं बार बार रेसिडेंट वर्ड यूज करूं ताकि आपको ध्यान रहे. डेट टू अदर देन LLP, मतलब LLP के लिए 44 AD की स्कीम नहीं है, कंपनी के लिए नहीं है. यदि कंपनी है तो 44 AD उनके लिए है ही नहीं. बट हम क्या करते हैं, टर्नओवर बेसिस पे अप्लाई कर दे. अरे क्या कर रहे हैं, सोचो समझो फिर अप्लाई करो. तो 44 AD इंफॉर्मेशन जब दी जाती है तो उसको कीनली ऑब्जर्व करना, और जरूरत पड़े तो 44 AD ऑप्ट कर लेना. 44 AD किसके लिए एलिजिबल असेसी कौन है? रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF एंड रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म अदर देन द LLP whose turnover is less than or equal to 2 crore. क्लियर है पॉइंट नंबर 1. कहने का मतलब दिस स्कीम that is a presumptive scheme of 44 AD not available to LLP, AOP, BOI, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, उन सब के लिए स्कीम अवेलेबल है ही नहीं. केस नंबर 1. या फिर उन असेसी के लिए भी ये स्कीम अवेलेबल नहीं है, उन असेसी के लिए भी ये स्कीम अवेलेबल नहीं है जिनका टर्नओवर मोर देन ₹2 करोड़, जिनका टर्नओवर मोर देन ₹2 करोड़ है. इज इट क्लियर? अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, और किस किस के लिए स्कीम अवेलेबल नहीं है. तो गवर्नमेंट बोलती है देखो हम
यदि आप इफ यू आर डूइंग अ कमीशन बिजनेस, इफ यू आर डूइंग अ business of goods and transport agency, if you are doing a business of agency, then also 44AD is not available. क्यों नहीं अवेलेबल है? यदि आप कमीशन एजेंसी का बिजनेस कर रहे हो, कमीशन एज अ कमीशन एजेंट वर्क कर रहे हो, या फिर एज अ एजेंसी बिजनेस कर रहे हो, तो ओवरऑल तो आपका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होगा ना। मैं तो क्या करूँगा, अपनी अपनी छोटी छोटी एजेंसी बनाऊंगा और किसी का भाई टर्नओवर 2 करोड़ से क्रॉस नहीं होने दूंगा और 6% के दायरे में ले आऊंगा। तो गवर्नमेंट बोलती है ऐसा नहीं चलेगा। इफ़ यू आर हैविंग अ एजेंसी बिजनेस, क्या क्या कहा मैंने, बोलो तो जरा। If you are running a commission or brokerage or agency business, then this scheme is not available. If you are running a specified profession, then scheme is not available. If you are a GTA, sorry, then also scheme is not available. If person disclose their income or claiming their income under section 80IA to 80 RRB and 10A, then also 44AD is not available. बहुत इंपॉर्टेंट है किस किस को एलिजिबल और किस किस को एलिजिबल नहीं है। क्लियर है? अब यदि आप 44AD के लिए एलिजिबल हो, देन व्हाट विल बी योर डीम्ड इनकम? तो हम क्या बोलते हैं, डीम्ड पीजीबीपी इनकम इज नथिंग बट द 8% और 6%, रादर मैं ऐसा ना बोलूँ, ऐसा बोलूँ तो ज़्यादा करेक्ट होगा, 8% एंड ऑब्लिक और 6% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर। अब कहने का मतलब क्या हुआ, इफ योर बिजनेस इज इन द फॉर्म ऑफ इज इन द व्यू ऑफ अदर देन कैश, दैट इज एंटायर बिजनेस आपका बैंकिंग चैनल के रूट के थ्रू हो रहा है, देन यू नीड टू टेक 6% एज योर डीम्ड इनकम। कितना लेना है बेटा? 6% ले लेना है। कितना ले लेना है मुझे? 6% लेना है। बट यदि मेरा बिजनेस कैश में है, थोरो बिजनेस कैश में, तो कितना ले लेना है? 8% ले लेना है। अब यदि मेरा पार्टली कैश में है, पार्टली बैंकिंग चैनल के थ्रू है, तो क्या करेंगे आप, तो जितना कैश में है उसके लिए 8% और जितना बैंकिंग चैनल के थ्रू हुआ उसके लिए 6%। मतलब क्या आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो? आंसर इज यस, अलाउ किया है। क्लियर है? वापस से, इफ आई एम एलिजिबल, यदि मेरा बिजनेस इंटायर बिजनेस कैश में है तो कितना परसेंट ले लेना? 8%। इंटायर बिजनेस बैंकिंग चैनल के थ्रू है तो कितना परसेंट लेना है? 6% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर। और यदि पार्टली कैश और पार्टली बैंकिंग चैनल के थ्रू है तो जो कैश है उसके लिए 8% और जो बैंकिंग चैनल के थ्रू उसके लिए 6%। क्या कॉम्बिनेशन चलेगा? हाँ जी चलेगा। क्लियर है? बात समझ में आई? देखो वही बात मैंने आपको लिखवाई है। क्या लिखवाया मैंने कि 44AD हैज बीन अमेंडेड टू रिड्यूस द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ डीम्ड पीजीबीपी 8% टू 6% इन रिस्पेक्ट ऑफ पोर्शन। कौन सा पोर्शन? मैंने देखो वर्डिंग क्या यूज की, इन रिस्पेक्ट ऑफ, बोलो, portion of turnover which has been received by way of other than cash। मतलब अकाउंट पे ही, नेट बैंकिंग, बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसीव हुआ है, उसके लिए क्या लेना है? 6%। बट क्या दोनों कॉम्बिनेशन में यूज हो सकता है? यस यू कैन। क्या असेसी लोअर प्रॉफिट भी दिखा सकता है? कहने का मतलब क्या हुआ, क्या असेसी 8% या 6% से कम का प्रॉफिट भी दिखा सकता है? आंसर इज यस, ही कैन शो लोअर प्रॉफिट। मतलब क्या, इफ आई एम एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 44AD और मैं बोल रहा हूँ यार 2% का बिजनेस है, 1% का बिजनेस है, मतलब 1% से ज़्यादा बिजनेस ही नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं है, कहाँ 8% दिखाएंगे? 8% बहुत होता है, 6% बहुत है, सिर्फ 1% का बिजनेस है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, यस यू कैन शो लोअर प्रॉफिट सब्जेक्ट टू कंडीशन you need to maintain all the books of accounts and audited that accounts from the chartered accountant। मतलब लोअर प्रॉफिट दिखाना परमिसिबल है, बट उसके लिए कंडीशन है कि आपको सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे और उसका ऑडिट करवाना पड़ेगा। मतलब 44AB एक्टिवेट हो जाएगा, चार्टेड अकाउंट से ऑडिट करवा के रिपोर्ट फर्निश करनी पड़ेगी कि यस इन रियलिटी योर प्रॉफिट इज लेस देन द नोटिफाइड परसेंटेज। समझ में आया? क्लियर है? वापस से, इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर 44AD तो 44AD के अकॉर्डिंगली आपको अपनी इनकम डिस्क्लोज करना है, मतलब इधर 8% और 6% और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बट इफ यू वांट टू शो लोअर प्रॉफिट देन यू कैन शो लोअर प्रॉफिट। आंसर इज यस, सब्जेक्ट टू कंडीशन you need to maintain all the books of accounts and get it audited from the chartered accountant। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट, यदि आपने अपनी इनकम 44AD के अकॉर्डिंगली डिस्क्लोज की,
यदि आपने अपनी इनकम 44AD के अकॉर्डिंगली डिस्क्लोज की तो उस सिचुएशन में नो एक्सपेंसेस कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर द हेड पीजीबीपी। मतलब वो जो इनकम आपने कैलकुलेट की ना, इधर 8% और 6% और दोनों के कॉम्बिनेशन से, डेट इनकम इज एब्सोल्यूट। अब उसमें और कोई एडजस्टमेंट की गुंजाइश नहीं है। मतलब अब आपको 30 to 36 तक के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, सॉरी नॉट 36, 38 तक के जितने भी एक्सपेंडिचर है, नॉट सेपरेटली अलाउड, मतलब डीम्ड टू बी अलाउड एज डिडक्शन। मान लिया जाएगा कि ऑलरेडी अलाउ किया जा चुका है, अब सेपरेट डिडक्शन नहीं मिलेगा, इंक्लूडिंग सेक्शन 40B। अर्लियर डेज में क्या होता था, 40B का डिडक्शन दे देते थे, मतलब पार्टनरशिप फर्म को सैलरी, बोनस, रेमुनरेशन, कमीशन, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता था उस 6% और 8% में से, बट अब वो भी नहीं मिलेगा स्ट्रेट अवे। बात बस इतनी सी है कि अब यदि आपने 44AD के अकॉर्डिंगली इनकम दिखाई तो डेट इनकम इज एब्सोल्यूट, अब उसमें कोई एडजस्टमेंट की गुंजाइश नहीं है। 30 to 38 एज वेल एज 40B का डिडक्शन अब आपको सेपरेटली नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या? ठीक है, बट अब यहाँ पे ना एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जब मैंने बोला कि 30 to 38 इंक्लूडिंग 40B के डिडक्शन डीम टू बी अलाउड, मतलब सेपरेटली अब अलाउ नहीं किए जाएंगे, इसका मतलब अब डेप्रिसिएशन भी आपको सेपरेटली अलाउ नहीं किया जाएगा, मगर आपको अपनी असेट्स के लिए डेप्रिसिएशन शेड्यूल मेंटेन करना है। क्यों मेंटेन करना है? ताकि आगे चल के कभी भी आप 44AD से विड्रॉ करके नॉर्मल इनकम दिखाना चाहते हो, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना चाहते हो, या आपकी जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा है, एंड इफ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर 44AD, तब जाके वो आपका जो शेड्यूल है वो आपके लिए हेल्प करेगा। मतलब क्या, जो WDV बचेगी उस WDV को लेके उस करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब यहीं से एक और मुद्दा निकलता है, और वो मुद्दा क्या निकलता है, सर 30 to 38 इंक्लूडिंग 40B का कोई भी सेपरेट डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब जो इनकम हमारी कैलकुलेट हुई है वो एब्सोल्यूट इनकम है। मैंने कहा हाँ जी, मगर क्या सर हम ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं? आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज आपको जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है वो सिर्फ पीजीबीपी के डिडक्शन का है। अब जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है वो तो पीजीबीपी से गवर्न ही नहीं होता, वो तो सेक्शन 72 से गवर्न होता है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, जितने भी आपके ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है ना, पुराने पाप है, उन सबको हम अलाउ कर देंगे सेट ऑफ करने के लिए फ्रॉम द प्रिजम्पटिव इनकम, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। सर 80C to 80U के डिडक्शन मिलेंगे? हमने कहा हाँ जी वो भी मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, वो भी मिल जाएंगे। फिर हमने कहा क्या हमें एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा? हमने कहा हाँ, वैसे तो आप छोटे एसएससी हो, स्मॉल डीलर हो, तो आपको वैसे तो एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी हम नहीं डालते, बट वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा एट द एंड, दैट टू ऑनर बिफोर 15th मार्च। मतलब क्या, नॉर्मली एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है इफ योर टैक्स लाइबिलिटी इज मोर देन 10,000, और लाइबिलिटी मुझे पेड ऑफ कैसे करनी पड़ती है? क्वार्टरली। दैट टू कौन कौन सा मंथ? पहला क्वार्टर 15 जून, सेकेंड 15 सितंबर, थर्ड 15 दिसंबर, एंड लास्ट 15 मार्च, मतलब एडवांस में ही पे करनी पड़ती है। बट if you are opting for 44AD or 44ADA, then you are required to pay advance tax in single installment, in one installment। और वन इंस्टॉलमेंट में कितना पे करना है? 100%। कब तक? ऑन और बिफोर 15th मार्च ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। क्लियर है? बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? अच्छा सर यदि हमने रिलेवेंट डेट, ऑन और बिफोर द रिलेवेंट डेट, यदि हमने 100% एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो क्या होगा? अरे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, 234BC हमने पढ़ा है ना, उसका इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, डेट्स इट। इंटरेस्ट से कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है। 44AD ऑप्ट करो इसका मतलब ये नहीं कि इंटरेस्ट से भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा, इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा। समझा? अच्छा, लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जो 44AD के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या 2016 में गवर्नमेंट ने एक नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया था 44AD में, और वो प्रोविजन कौन सा था? 44AD4। अब ये 44AD4 क्या बोलता था? 44AD4 बोलता था कि यदि कोई एलिजिबल असेसी, एलिजिबल असेसी मतलब कौन? हु इज एलिजिबल असेसी? एवरीवन बोलिए, हु इज एलिजिबल असेसी? सर रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट HUF और रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म whose turnover is less than or equal to 2 crore in that particular previous year, in the current previous year।
वो एलिजिबल असेसी है। तो हमने क्या बोला जी कि जो एलिजिबल असेसी है, एलिजिबल असेसी डिक्लेयर प्रॉफिट फॉर एनी ईयर एज पर सेक्शन 44 एडी। यदि किसी भी ईयर के लिए एलिजिबल असेसी 44 एडी ऑप्ट करता है, then he is required to declare his profit for next 5 years as per 44 AD subject to condition वो एलिजिबल है। अब मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ 44 AD के लिए, तो फिर तो मुझे 44 AD के बाहर जाना ही पड़ेगा ना, फिर मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। बट सपोज मैंने पर्टिकुलर ईयर के लिए 44 AD ऑप्ट कर लिया, लेट अस अज्यूम दैट 18-19 के लिए मैंने 44 AD ऑप्ट कर लिया, तो नेक्स्ट 5 साल मतलब 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24. If you are eligible for 44 AD, then you should opt for 44 AD. सर हम एलिजिबल है बट हमें ऑप्ट नहीं करना, तो क्या होगा? सपोज इस 2021 में मेरा टर्नओवर जो था वो 1.2 करोड़ का था, मतलब आई एम एलिजिबल फॉर 44 AD बट आई डोंट वांट टू ऑप्ट इट बिकॉज 8% बहुत ज़्यादा होता है। क्या मैं विड्रॉ कर सकता हूँ? गवर्नमेंट बोलती है यस यू कैन, बट एक बार यदि आपने विड्रॉ कर लिया ना तो अगले 5 साल के लिए अब 44 AD की स्कीम आपके लिए अवेलेबल नहीं है, भूल जाओ। नहीं समझ में? मतलब एक बार यदि एलिजिबल होते हुए भी आपने 44 AD में अपना प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं किया तो अब 44 AD के दरवाजे आपके लिए अगले 5 सालों के लिए बंद हो जाएंगे। मतलब यू नीड टू परफॉर्म टैक्स ऑडिट। आपके पास चॉइस नहीं है कि इफ यू आर एलिजिबल तो ऑप्ट करना है करो, नहीं करना मत करो। चॉइस है बट वो चॉइस के रिप्लीकेशंस भी है। समझ में आया? देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया है आपके लिए, इफ असेसी डज नॉट डिक्लेयर प्रॉफिट, if assessee does not declare profit for any of the next 5 consecutive year in accordance with the 44 AD, then such assessee cannot claim the benefit of section 44 AD for next 5. Suppose 1920 में मेरा टर्नओवर 1 करोड़ था, आई एम एलिजिबल फॉर 44 AD? यस। इंडिविजुअल रेसिडेंट इंडिविजुअली मान के चलो, मैंने 44 AD ऑप्ट किया, 8% इनकम दिखा दिया, आगे बढ़ा। 2021 आया, अगेन मेरा टर्नओवर 1.2 करोड़ था, आई एम अगेन एलिजिबल, मैंने 8% ऑप्ट कर लिया, 9.6 दिखाया। 21-22 में मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ था, आई एम एलिजिबल बिकॉज माई टर्नओवर इज लेस देन 2 करोड़, बट मैंने 44 AD ऑप्ट नहीं किया। जैसे ही मैंने 44 AD से विड्रॉ किया वैसे ही गवर्नमेंट ने बोला कि सुन बेटा अगले 5 साल के लिए अब आपके लिए 44 AD नॉट एप्लीकेबल, नाउ यू नीड टू maintain all the books of accounts and get it audited from the chartered accountant. समझ में आया? 44 AD4 इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखो, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, एग्जाम पर्पज के लिए मार्क करके रखो। सभी ने किया मार्क? इवन इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपके नोट्स में देके रखे थे और वो करवाए भी थे। चलो अब ये 44 AD अब हमारा खत्म हो गया, तो नेक्स्ट प्रोविजन 44 ADA। 44 ADA क्या बोलता है? इट इज रिलेटेड टू प्रोफेशन। सबसे पहले एलिजिबल असेसी कौन है? सर रेसिडेंट हु इज कैरिंग अ स्पेसिफाइड प्रोफेशन। ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफाइड प्रोफेशन मतलब क्या? लीगल हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, मेडिकल हो गया, इंजीनियर हो गया, और क्या आएगा यहाँ पे? फिल्म आर्टिस्ट हो गया, CWA CS CS वाले हो गए। दिस ऑल आर स्पेसिफाइड प्रोफेशन हुज ग्रॉस रिसिप्ट इज मोर लेस देन और इक्वल टू 50 लाख। वापस से एलिजिबल कौन है? Eligible assessee is nothing but the resident who is carrying a specified business, specified profession। इसका मतलब हर एक प्रोफेशनल्स के लिए 44 ADA नहीं है। बच्चा सबसे बड़ी गलती जो करता है, रादर बच्चे छोड़ो, CA बनने के बाद भी क्लाइंट के लिए हम 44 ADA ऑप्ट कर देते हैं विदाउट थिंकिंग कि अरे यार ये तो सिर्फ 44 ADA जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लिए, बाकी प्रोफेशन के लिए नहीं है। कोई भी प्रोफेशन हो ऑप्ट कर लेते हैं, अरे लिमिट 50 लाख से कम है, लो 50%। जब नोटिस आएगा देखेंगे, इवन नोटिस के बारे में तो उनके माइंड में रहता ही नहीं, उनको लगता है 44 ADA सारे प्रोफेशनल्स के लिए। अरे ऐसा नहीं है, 44 ADA ओनली अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंट assessee who is engaged in the specified profession and having a gross receipt less than or equal to 50 लाख। कहने का मतलब ये किसके लिए अवेलेबल नहीं है? जिसकी रिसिप्ट 50 लाख से ज़्यादा है या फिर जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में इंगेज नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आई बेटा? अब यदि समझ में आ गया तो यदि आप 44 ADA ऑप्ट करते हो तो व्हाट इज योर डीम्ड इनकम? गवर्नमेंट बोलती है फ्लैट 50% ऑफ योर ग्रॉस रिसिप्ट। जो भी आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है उसका फ्लैट 50% आपकी मान ली जाएगी इनकम। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इतना हैवी परसेंटेज क्यों है? बिकॉज बिजनेस में
एक्सपेंसेस जो होते हैं वो एक्सपेंसेस का क्वांटम ज़्यादा होता है इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल और ट्रेडिंग स्टॉक, परचेस मटेरियल, जबकि 44 एडीए में ऐसा कुछ होता ही नहीं, एक्सपेंसेस ना के बराबर होते हैं, तो प्रॉफिट का क्वांटम बहुत ज़्यादा होता है। दैट इज द रीजन गवर्नमेंट ने क्वांटम क्या रखी 50%। 50% भी लोग ऑप्ट करते हैं, वाई? बिकॉज 50% भी एक्सपेंसेस नहीं होते। समझ में आया? बात समझ में आई? अच्छा, उसके बाद मैंने इसको पढ़ाने के लिए बहुत ही आसान तरीका आपको बोला था। पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 44 एडीए एप्लीकेबल मुटेटिस मुटेंडिस। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ? थोड़ा जल्दी बोलो। फोर्थ मतलब क्या? ऑल एक्सपेंसेस deemed to be allowed as deduction 32 38 including 40b. Point number 5, however brought forward business loss का सेट ऑफ आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 6, सारे डिडक्शन भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 7, वेदर यू कैन शो लोअर प्रॉफिट, मतलब यू आर एलिजिबल फॉर 44 एडीए एंड इफ यू विश टू डिस्क्लोज लोअर प्रॉफिट, 50% से में मुझे प्रॉफिट कम दिखाना है, मेरे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? यस, बट यदि आप ऐसा कर रहे हैं then you are liable to maintain all the books of accounts and get it audited from the chartered accountant, then only you can do so. Last point क्या? एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा? यस, पे करना पड़ेगा इन अ सिंगल इंस्टॉलमेंट 100% ऑनर बिफोर 15 मार्च। क्लियर है? बात समझ में आई क्या? अब यदि मैं 44A, 44AB और 44ADA सबका कंबाइंड एनालिसिस आपको करके दूं, सबका कैसा एनालिसिस करके दूं? कंबाइंड एनालिसिस। तो आप मुझे बताओ कंबाइंड एनालिसिस क्या होता है? पहली बात तो सर, यदि हमारी ग्रॉस रिसिप्ट जो है, क्या बेटा, यदि हमारी ग्रॉस रिसिप्ट स्पेसिफाइड प्रोफेशन से मोर देन 50 लाख है तो 44 एडी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। पहली बात तो ये कैन नॉट बी ऑप्टेड। इसका मतलब सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें मेंटेन करने पड़ेंगे और गेट इट अकाउंट्स ऑडिटेड फ्रॉम द चार्टेड अकाउंटेंट अंडर सेक्शन 44 AB। अब यहाँ पर एक बात और है, क्योंकि स्पेसिफाइड प्रोफेशन है इसलिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से मेंटेन करने, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सर कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने, याद आ रहा है क्या आपको? हमें वो सारे एक्सपेंसेस जो कि मोर देन 25-50, याद आया कुछ? उन सबकी डुप्लीकेट कॉपी मेंटेन करनी है, सॉरी इनवॉइस की ओरिजिनल कॉपी हमें मेंटेन करनी है, और क्या? वाउचर्स मेंटेन करने हैं, और क्या? यदि आप डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं तो आपको तो इवन रजिस्टर भी मेंटेन करना है, डेली केस रजिस्टर एज वेल एज मेडिकल का स्टॉक भी मेंटेन करना है, मेडिसिन का। ठीक है, उसके बाद यदि आपकी ग्रॉस रिसिप्ट लेस देन 50 लाख है तो उस केस में इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर 44 एडीए देन नो नीड टू मेंटेन एनी रिकॉर्ड्स और ना ही आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। बट यदि आप अपनी इनकम 44 एडीए के बाहर ले जाते हो, मतलब इफ़ यू आर शोइंग लेस देन 50% ऑफ द प्रॉफिट, तो पहला पॉइंट तो क्या बोलता है कि मेंटेन ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड गेट इट ऑडिटेड फ्रॉम द चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है, बट इसमें एक बात ध्यान रखना, ये प्रोविजन आपको एप्लीकेबल सिर्फ तभी होता है व्हेन योर इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। क्लियर है? बात समझ में आई यहाँ तक? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपकी इनकम लेस देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करना इवन दो यू आर शोइंग अ लोअर प्रॉफिट, और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट भी नहीं करवाना। अच्छा, ये सिमिलर कंसेप्ट 44 एडी में भी है। क्लियर है? नाउ लास्ट केस आता है आपका 44 AE। 44 AE किसके लिए? ये उन लोगों के लिए हु इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए। यस बोलिए। ये लीजिए। यस ये तो है। ओके ठीक है, मैं वापस समझा देता हूँ, डोंट वरी। 44 AE देखिए एवरीवन, 44 AE में हम क्या बात करें कि इफ़ यू आर इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग आउट ऑफ गुड्स कैरेज, मतलब यू आर इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? सबसे पहले ये अवेलेबल किसके लिए? ऑल एसएसी हु इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग आउट ऑफ गुड्स कैरेज एंड हैविंग लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रक, जिनके पास 10 या 10 से कम ट्रक है,
एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर यदि आपके पास 10 से ज़्यादा ट्रक हो जाते हैं इवन फॉर अ सिंगल डे, देन आप 44AE की स्कीम से बाहर हो जाते हो। उस सिचुएशन में 44AE आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। उस सिचुएशन में 44AE आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आई यहाँ तक? क्लियर है? बात समझ में आ रही? 44AE सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर 10 या 10 से कम ट्रक्स होने चाहिए, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मतलब हैवी गुड्स व्हीकल एज वेल एज अदर व्हीकल, सब मिला के 10 या 10 से कम होना चाहिए। मूवमेंट 10 से बाहर 10 से ज़्यादा ट्रक हुए तो आप 44AE की स्कीम से बाहर हो गए। ठीक है, अब 44AE की स्कीम यदि आप ऑप्ट करते हो, इफ़ यू आर एलिजिबल, if you are running a business, if you are engaged in the business of hiring, flying or leasing of the goods carriage and having a less than or equal to 10 trucks throughout the previous year, then you are eligible. And if you are eligible, then अब इनकम क्या होगी? तो हमने बोला जी डीम्ड इनकम जो है ना, डीम्ड इनकम है वो हमें चेक करनी पड़ेगी। डीम्ड इनकम जो है अंडर दैट PGBP वो चेक करनी पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द व्हीकल। इफ़ यू आर हैविंग अ हैवी गुड्स व्हीकल, कैसा व्हीकल है? हैवी गुड्स व्हीकल, देन 1000 रुपीज पर टन पर मंथ पर व्हीकल। क्या? 1000 पर टन पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। और पार्ट देयर ऑफ का मतलब क्या है? सपोज कोई पर्टिकुलर हैवी गुड्स है आपके पास। सर भी हैवी गुड्स व्हीकल क्या होता है? हैवी गुड्स व्हीकल का मतलब होता है ऐसा ट्रक, ऐसा गुड्स कैरिज जिसकी कैपेसिटी, टनेज कैपेसिटी 12 टन से ज़्यादा है, दैट इज 12,000 kg से ज़्यादा है। हैवी गुड्स व्हीकल देखो नीचे ही लिख के दिया है मैंने, हैवी गुड्स व्हीकल इज नथिंग बट द एनी गुड्स कैरिज जिसका वेट एक्सीड्स ₹12,000, नॉट रुपीज सॉरी, एक्सीड्स 12,000 kg, जिसकी टनेज कैपेसिटी जो है वो 12 टन से ज़्यादा है, 12,000 किलो से ज़्यादा है। इसका मतलब 12,000 या 12,000 से कम कैपेसिटी वाले जो ट्रक है वो अदर है। और अदर ट्रक में तो हमारा हिसाब एकदम क्लियर है, उसमें हमें कन्फ्यूजन ही नहीं है। अदर ट्रक्स में 7,500 रुपये पर मंथ पर ट्रक और पार्ट देयर ऑफ, 7,500 रुपये पर ट्रक पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ का मतलब क्या होता है कि सपोज कोई ट्रक जो है जिसकी कैपेसिटी सपोज 10,000 टनेज की है, 10,000 किलो की है, और वो मेरे पास 4.5 महीने, तो 4.5 महीने को आप कितना मानोगे? 5 पार्ट मंथ और पार्ट देयर ऑफ, पार्ट देयर ऑफ को भी फुल मंथ मानना है, तो टोटल कितने महीने हो गए? 5 मंथ्स इंटू 7,500। अच्छा, यदि मेरे जो ट्रक है उसकी टनेज कैपेसिटी जो है वो 14,000 है, कितनी टनेज कैपेसिटी? 14,000 kg, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब इस केस में क्या होगा? डीम्ड इनकम मैं बोलूँगा 1,000 रुपये पर टन इंटू 14 टन। 14 टन कैसे है? आपने बोला ना 14,000 kg मतलब 14 टन इंटू कितने महीने था आपके पास? हमने बोला 7.5 महीने, 7.5 मंथ्स, तो 7.5 मंथ्स को कितना मान लेंगे? 8 मंथ्स। दिस इज योर डीम्ड इनकम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ट्रक, ये उस पर्टिकुलर ट्रक की इनकम है। ऐसे ही बाकी जितने भी ट्रक आपके पास 10 या 10 से कम होना चाहिए ना, तो जितने भी आपके पास ट्रक है उन सबकी इनकम इस तरीके से मुझे क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेट, और कैलकुलेट करने के बाद फिर हमारी आएगी डीम्ड इनकम। बात समझ में? अच्छा सर, क्या यहाँ पर भी 30 to 38 के लिए रिस्ट्रिक्शंस है? आंसर इज यस, नॉट separately allowed as deduction, not separately allowed as deduction. However, गवर्नमेंट यहाँ पर 40B का अमेंडमेंट करना भूल गई। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप 44AE के लिए एलिजिबल हो तो 40B का डिडक्शन आपको मिल सकता है इवन दो यू आर ऑप्टिंग फॉर 44AE, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोई अमेंडमेंट नहीं किया। अच्छा, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस तो ऑलरेडी हमने वहाँ पे भी देखा था, उसका डिडक्शन हमें मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। ATC टू ATU का डिडक्शन मिलेगा, हाँ वो भी मिल जाएगा। इज इट क्लियर? बात सुन में आई क्या यहाँ तक? इसी के साथ ये जो हमारे प्रिजम्पटिव स्कीम्स वाला पार्ट था वो भी कम्प्लीटली वाइंड अप हो जाता है। अच्छा, एक 44AB का प्रोविज़न मेरा बच गया है, वो मैं आपको करवाता हूँ, साथ में मैं डेट इज़ अनडिस्क्लोज्ड इनकम के बारे में आपके साथ बात करता हूँ, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने जो मुझे बोला कि 44AB का जो डाउट है वो भी आपको नहीं समझ में आया, तो वापस से मैं वो क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, एक बार फटाफट अपने नोट्स घुमाते चलना। चार्जिंग प्रोविजन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, नॉट डेट मच इंपॉर्टेंट, वन टाइम रीड। ठीक है, वन टाइम रीड है। हाँ, अमेंडमेंट वाले पार्ट को एक बार देख लेना, डेट सेट। इसके बाद मीनिंग ऑफ बिजनेस प्रोफेशन हमने ऑलरेडी हमारे हैंड रिटन नोट्स में दोनों के बीच में डिफरेंस लिख रखा है, तो अब हमें फर्दर यहाँ से पढ़ने की ऐसा ज़रूरत नहीं है।
जनरल प्रिंसिपल वाइल अराइविंग द बिजनेस इनकम ऑलरेडी पढ़ा है, स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, वन टाइम रीड, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि आप एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इट्स अ बिजनेस इनकम, बट आप एग्रीकल्चर कर रहे हो और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उससे आपने सेल आउट किया है तो डेट वन इज एग्रीकल्चर इनकम एंड लायबल टू एग्जाम्प्ट, नॉट लायबल टू टैक्स, ठीक है। बट आप कमोडिटी एग्रीकल्चर कमोडिटी की ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये एग्रीकल्चर इनकम एंड लायबल टू टैक्स, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए पेज नंबर 90 में, ठीक है। आगे बिजनेस लॉस के बारे में ऑलरेडी हमने कहीं पर पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, इन द चैप्टर ऑफ सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड, तो यहाँ से अननेसेसरी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वैसे तो हमें ऑलरेडी पता है कि कौन से लॉस को किस तरीके से सेट ऑफ करना है, ठीक है। बेसिस ऑफ चार्ज, मेथड ऑफ अकाउंटिंग हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, मेथड ऑफ अकाउंटिंग कौन दो टाइप की होती है, कैसी होती है, सारी चीज़ें हमने पढ़ी। जनरल डिडक्शन सेक्शन 37 वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स में हमने ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स में कवर कर लिया है, तो यहाँ से ऐसा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं आप। 36 ये सब छोड़ते हुए 29, ये जो है ना, ये आपके मॉड्यूल का चार्ट मैंने कॉपी किया हुआ है, क्योंकि ये मॉड्यूल का चार्ट है इसलिए वन टाइम रीड आप कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा, रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो मॉड्यूल का चार्ट है ये एग्जॉस्टिव है, मतलब इसमें उन्होंने सभी कुछ कर लिया, जितने एडजस्टमेंट हो सकते थे सब कुछ कवर कर लिया, तो यही रीज़न है इसमें मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिया है कि जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपका ऑल टुगेदर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड मोटा मोटा पीजीबीपी रिवाइज हो जाता है, ठीक है। मोटा मोटा पीजीबीपी जितना भी है वो पूरा रिवाइज हो जाता है, इसलिए इसको मैंने मार्क करवा दिया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है एक्सपेंसेस नॉट अलाउड एज डिडक्शन, पहला 48(2) हमारे नोट्स में ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स में पूरा लिखा है, इंपॉर्टेंट है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। एनी एक्सपेंसेस अंडर एनी अमाउंट पेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट और वेल्थ टैक्स एक्ट शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की पेनाल्टी के बारे में मैंने स्पेसिफिकली बात की है। उसके बाद 48(1), 48(1)(a) इसके बारे में हमने बात किया। उसके बाद 48(1)(a) के बारे में हमने बात की, 48(3) के बारे में, 48(5) के बारे में, 48(2)(b), ये सारी बातें आपको रिकलेक्ट होनी चाहिए। आपके पास एक शॉर्ट एंड स्वीट चार्ट भी बना है इसके लिए। उसके बाद 48(2) के बारे में हमने बात की, 48(3) के बारे में हमने बात की, याद आ रहा है ना क्या हो रहा है। 43 के बारे में बात करने के बाद हमने 43B की बात की, यस ये आ गया 43B। 43B कुछ 8 एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिसका डिडक्शन हमें ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे मिलता है। उसके बाद हमने बातें की 43B के बाद 47 डेट इज ओनली अप्रूव्ड फंड में यदि आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है तो डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट टू द एम्प्लॉय। उसके बाद डिसअलाउंसेस 37(2)(b) एग्जम्प्टेड इनकम को कमाने के लिए, यदि आपने 37(2)(b) इज नथिंग बट द पॉलिटिकल पार्टी की मैगजीन में यदि आपने कोई एक्सपेंसेस इनकर किया एडवर्टाइजमेंट तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद 14 है एग्जम्प्टेड इनकम को कमाने के लिए यदि कोई डिडक्शन किया तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के बारे में हमने चार्ट बनाया था, उसके थ्रू हमने बात की। 43C है यदि आप कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, ये बातें हमने कैपिटल गेन में भी की हुई है, साथ में यहाँ पर भी कर ली। इसके बाद एक्सपेंसेस डिडक्टेबल, तो इसके लिए हमने सबसे पहले सेक्शन 30 देखा, बहुत ही सिंपल सा प्रोविजन था। उसके बाद हमने 31 देखा रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर फिक्चर। उसके बाद हमने 32 बहुत बड़ा सा पार्ट था डेप्रीसिएशन का, हमने WDV मेथड देखा, SLM मेथड देखा, एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है ये देखा, अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन के बारे में बात की, और इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस जो कि आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं है उसके बारे में हमने बात की, एडिशनल डेप्रीसिएशन के बारे में बात की। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर की है, ऑलरेडी हमारे हैंड रिटन नोट्स में सारी बातें अवेलेबल है। हाँ बट यहाँ पर फिर भी मैं आपको ये वाला पॉइंट, इसके लिए मैंने आपको चार्ट बनवाया था, किसके लिए? प्लांट एंड मशीनरी के डेप्रीसिएशन के लिए, अमेंडमेंट का पार्ट था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि प्लांट एंड मशीनरी यदि आप परचेस कर रहे हो करंट ईयर में तो वेरी 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 केयरफुली डेप्रीसिएशन का रेट चूज करना, ठीक है। तो ये आपके लिए अमेंडमेंट का पार्ट था, पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमारे पास चार्ट ऑलरेडी बना हुआ है। आगे बढ़ो, इसके बाद हमने डायरेक्टली आ जाइए 32 को क्रॉस कर दो, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस नॉट एप्लीकेबल, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद भी आप बार बार पूछते हो सर इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस सिलेबस में नहीं है बेटा, नॉट एप्लीकेबल इसलिए लिख रखा है क्योंकि अब वो टाइम बार्ड हो चुका है प्रोविजन, गवर्नमेंट ने उसके बेनिफिट को एक्सटेंड नहीं किया। SLM हमने एंटायरली SLM के कंसेप्ट पढ़े। उसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन जो हमारा आता है 38(2) ये सब हमने पढ़ लिया, बैलेंसिंग चार्ज। 35 साइंटिफिक रिसर्च में भी डोनेशन, साइंटिफिक रिसर्च के डोनेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट हुआ है आज की डेट में, ओनली 100% अलाउड एज डिडक्शन है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, जिससे भी आप डोनेशन दे रहे हो उन्हें रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कंपलसरी है, ठीक है। एट द सेम टाइम सर्टिफिकेट इशू करना भी कंपलसरी है टू द बोलो गिवर।
सो डैट वो अपना डिडक्शन क्लेम कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, इन हाउस रिसर्च में वैसे तो कोई यहाँ पर अमेंडमेंट नहीं था, बट सारे ही केसेस में 100% है, तो ये हमने इंटायरली पढ़ के ख़त्म किया। उसके बाद इसके छोटे मोटे एडजस्टमेंट देखे, उसके बाद 35 AD 14 बिजनेसेस हमने देखे। यहाँ पे जो अमेंडमेंट हुआ 100% डिडक्शन और 150% या वेटेड एवरेज डिडक्शन नहीं है। ये सब कुछ पढ़ने के बाद एक बात जो हमने पढ़ी थी कि 35 AD के लिए अब रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। पहले ऑप्शनल रहता था, नहीं भी फाइल किया तो भी आपको कैरी फॉरवर्ड मिल जाता था, बड़ा वैसा नहीं है। नेक्स्ट प्रोविजन 35 AD के बाद हमने जो देखा 35 CCH, CCC, CCD, ये तीनों ही प्रोविजन रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर्स है। 35 CCA रूरल डेवलपमेंट अर्बन पॉवर्टी इरिगेशन फंड 100% डिडक्शन। 35 CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का यदि आपने एक्सपेंसेस क्लेम किया है तो 100%, पहले 150 होता था, अब 100, इसलिए अमेंडमेंट है। 35 CCD यदि कंपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंसेस इंकर करती तो 100%। CCD जो है वो सिर्फ कंपनी के लिए और स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। 35 DDA जो है VRS के लिए, यदि आपने कोई एक्सपेंडिचर इंकर किया, मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में कोई कंपनसेशन दिया है, तो उसका डिडक्शन आपको मिलेगा इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, ये हमने पढ़ा। इवन हमने 35 DD भी पढ़ा कि अमलगमेशन डीमर्जर से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है तो उसे भी 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में आपको डिडक्शन अलाउ कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन होता था 35D प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन। ये डिडक्शन सिर्फ अवेलेबल है रेसिडेंट असेसी को अदर देन फॉरेन कंपनी। पॉइंट नंबर 1, कितना मिलेगा? एक्चुअल एक्सपेंसेस और 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज बोलो विच एवर इज लेस। हाउएवर कॉर्पोरेट असेसी है तो एक्चुअल एक्सपेंसेस और हायर ऑफ द 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड। कितनी इक्वल इंस्टॉलमेंट? इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और आफ्टर द कमेंसमेंट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपांशन। क्लियर है? 36 का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन देखा हमने। 36 के बाद हमने 37 तो पहले ही देख लिया था, डीम्ड इनकम के बारे में पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे ये भी। 44A, यहाँ से वापस से एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं। देखो 44A में क्या बोलता है, if you are engaged in the specified profession and your total gross receipt exceeds rupees 1,50,000 in any of the 3 financial year, या फिर न्यूली सेटअप है और आपका ग्रॉस रिसिप्ट लाइकली टू बी एक्सीड 1,50,000, देन यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज गिवन अंडर रूल नंबर 6F2, एज प्रिस्क्राइब अंडर रूल नंबर 6F2। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई पर्सन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में इंगेज्ड है और उसका टर्नओवर ऑल 3 ईयर्स में, सारे के सारे 3 सालों में जो उसकी ग्रॉस रिसिप्ट है लेस देन और इक्वल टू 1,50,000 है, या फिर न्यूली सेटअप है तो उस साल में 1.5 लाख से कम है, तो उस सिचुएशन में उसे एज सच कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट हाँ, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है जिससे असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम कैलकुलेट कर पाए, आपकी इनकम को इजीली कैलकुलेट कर सके। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था अदर पर्सन के लिए, तो हमने कहा जी कि बिजनेस ऑफ प्रोफेशन के केस में ये बिजनेस ऑफ प्रोफेशन से जो इनकम हो रही है डेट इनकम एक्सीड 1,20,000, या फिर जो आपका टर्नओवर है डेट एक्सीड ₹10 लाख इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। 3 सालों में से किसी भी एक साल में एक्सीड हो रहा है, देन यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये नहीं बताया। कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जिसको मेंटेन करने से असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम को प्रॉपर वे में कैलकुलेट कर सके, डेट्स इट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर पहले तो मैं रूल नंबर 6F दे देता हूँ। ये रूल नंबर 6F जो है वो इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्या कहा मैंने, रूल नंबर 6F इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। एग्जाम में पूछता है इफ़ यू आर रनिंग अ स्पेसिफाइड बिजनेस एंड पिछले 3 सालों में से किसी भी साल यदि आपकी इनका ग्रॉस रिसिप्ट जो मोर देन ₹1,50,000 है, तो उस केस में आपको 6F के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, कैश बुक मेंटेन करो, जनरल बुक मेंटेन करो, लेजर बुक मेंटेन करो। यदि बिल अमाउंट मोर देन 25 है तो उसकी कार्बन कॉपीज़ मेंटेन करो। यदि ओरिजिनल बिल्स आप मेंटेन कर रहे हो तो ₹50 के ऊपर बिल के ओरिजिनल बिल, या फिर बिल नहीं है तो उसके लिए वाउचर प्रिपेयर करो और साइन करवाओ। और इफ़ यू आर इंगेज्ड इन अ मेडिकल प्रोफेशन तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यू नीड टू मेंटेन डेली केस रजिस्टर इन फॉर्म नंबर 3C एंड इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स ऑफ द ड्रग्स और मेडिसिन एंड कंज्यूमेबल्स। ये वाला जो पार्ट है ना, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है,
अब यहाँ पर हमने नॉर्मल वे में 44A का प्रोविज़न पढ़ लिया। अब यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। सर रिलैक्सेशन किसे दिया गया है? तो रिलैक्सेशन उन लोगों को दिया गया है हु इज़ ऑप्टिंग फॉर 44AD और 44ADA। क्या रिलैक्सेशन है? इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर 44AD और ADA देन नो नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पहला रिलैक्सेशन। दूसरा रिलैक्सेशन, इफ यू आर एलिजिबल for 44AD or ADA but showing a lower profit. However, your income is less than the basic exemption limit, then also no need to maintain books of accounts. दो केसेस है रिलैक्सेशन के। पहला, if you are opting for 44AD or ADA, you are eligible and opting for 44AD or ADA, then no need to maintain books of accounts. Clear? Point number 2, if you are eligible but not opting 44AD or ADA, however your income is less than the basic exemption limit, then also not required to maintain books of accounts. Clear है क्या? अब समझ में आया बेटा? तो ये प्रोविजन, दो प्रोविजन जो थे वो आपको मुझे बताने थे, मैंने बता दिया। नेक्स्ट, कितने सालों के लिए मेंटेन करना है? तो 6 असेसमेंट ईयर। क्या कहा मैंने, आपने सुना? 6 असेसमेंट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर से गिनेंगे तो 7 साल, असेसमेंट ईयर के एंड से गिनोगे तो 6 साल। क्लियर है? सपोज प्रीवियस ईयर 17-18 की मैं आपसे बोलूँ, प्रीवियस ईयर 17-18 के डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना है कितने सालों तक? तो आपको बोलना पड़ेगा 7 ईयर तक, क्योंकि प्रीवियस ईयर से। अब प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर कौन सा है? सर असेसमेंट ईयर हुआ 18-19, यहाँ से काउंट करोगे तो कितने साल आएंगे? 6 साल, ऐसा। ठीक है, तो आप ये देखना कि वो बोल क्या रहा है, असेसमेंट ईयर से काउंटिंग करवा रहे हैं या प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर से करवाएगा तो 7 साल, असेसमेंट ईयर से काउंटिंग करवाओगे तो 6 साल। क्लियर है? मेंटेन नहीं किया तो क्या होगा? ज़्यादा कुछ नहीं होगा, पेनल्टी लगेगी। कितनी पेनल्टी लगेगी? 25,000 रुपीज़। ठीक है, समझ में आया? अब यदि यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो थोड़ा और आगे बढ़ो, अब जाओ 44AB में। 44AB इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इसके लिए अगेन मैंने आपको एक बहुत प्यारा सा, सुंदर सा, सुशील सा चार्ट बनवाया था। आई होप आपके नोट्स में होगा, क्योंकि यहाँ पर मेजर अमेंडमेंट हुआ था, डेट इज़ द रीज़न मैंने आपको यहाँ पर चार्ट बना के दिया था। चार्ट में मैंने क्या करवाया था, इससे 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पहला प्रोफेशन, दूसरा बिजनेस। क्या? पहला प्रोफेशन, दूसरा बिजनेस। अब यदि मैं आपसे बात करूँ बिजनेस के बारे में, सॉरी प्रोफेशन के बारे में, तो प्रोफेशन के बारे में अभी हमने पढ़ा क्या, इफ यू आर रनिंग अ प्रोफेशन, 2 बातें हो सकती है। कौन कौन सी? यू आर ऑप्टिंग फॉर 44ADA, दूसरे बाकी सारे के सारे अदर। 44ADA ऑप्ट कर रहे हो तो नो नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं करवा रहे तो ऑडिट कैसे करवाएंगे? तो ऑडिट की भी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, बात खत्म हो गई। अदर देन 44ADA, अब इसमें 2 कैटेगरी हो सकते हैं। कौन से? कि 44ADA के लिए एलिजिबल तो है, एलिजिबल बट शोइंग लोअर प्रॉफिट, लोअर इनकम। बाकी के अदर, अदर के केस में स्ट्रेट अवे क्या बोलना? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो और उसको ऑडिट करवाओ, सब्जेक्ट टू कंडीशन योर ग्रॉस रिसिप्ट इज मोर देन 50 लाख। 44ADA के लिए आप एलिजिबल हो बट लोइंग लोअर इनकम, तो इस केस में क्या होगा? एंड इनकम इज लेस देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो इस केस में क्या होगा? अगेन बुक्स ऑफ अकाउंट तो हमने मेंटेन ही नहीं किए, और जब मेंटेन नहीं किए तो ऑडिट भी कैसे करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते, बात खत्म हो गई। इसका मतलब यहाँ पे कौन कौन से केस आएंगे? पहला केस तो 44ADA शोइंग लोअर प्रॉफिट एंड इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, पहला केस ये आ जाएगा। दूसरा, वो सारे के सारे असेसी हुज ग्रॉस रिसिप्ट इज मोर देन 50 लाख, वो आ जाएंगे। तीसरा, और कौन आएंगे? वो असेसी आएंगे जो कि नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस वाले हैं और जिनका पिछले 3 सालों में से किसी भी एक साल मोर देन 1,50,000 है। हाँ, बट यहाँ पर आपको 50 लाख की कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रोविज़न प्रोफेशन से रिलेटेड था। अब यदि बिजनेस की हम बात करें तो बिजनेस में हमने क्या क्या बातें की थी, यदि रिकलेक्ट कर पाओ तो? बिजनेस में हमने क्या बोला था? सबसे पहले हमने कहा कि इफ़ योर टर्नओवर इज़ मोर देन 5 करोड़। बिजनेस में मैंने क्या बोला सबसे पहले? इफ़ योर टर्नओवर बिजनेस के लिए
चार्ट आपको बहुत प्रॉपर मैनर में बनवा के दिया, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे अभी आपको मैं सिर्फ रिकलेक्ट करवा के छोड़ दे रहा हूँ। इफ़ योर टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़, straight away you are required to maintain books of accounts and get it audited under section 44AB from the chartered accountant। बात खत्म हो गई। दूसरा केस क्या है कि if your turnover is less than or equal to 5 करोड़। अब इसमें दो अलग अलग केसेस हो सकते थे। पहला, 5 करोड़ या 5 करोड़ से आपका टर्नओवर कम है एंड योर कैश एक्सपेंसेस एज वेल एज कैश इनकम एज वेल एज, मतलब बीच में एंड लिखा है, लेस देन और इक्वल टू 5% ऑफ टोटल एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट बोल रही है कि यदि आपके टोटल एक्सपेंसेस का सिर्फ 5% या 5% से कम कैश एक्सपेंसेस है और इनकम जो है वो भी 5% टोटल इनकम की 5% या 5% से कम है, इन दैट केस यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। 44AB आपके लिए एलिजिबल नहीं, आपको ऑप्ट नहीं करने की जरूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मेरा टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है, बट मेरे या तो कैश एक्सपेंसेस या फिर मेरे कैश इनकम मोर देन 5% ऑफ द टोटल या मोर देन 5% ऑफ द टोटल इनकम है, तो इस सिचुएशन में अब अगेन बातें करनी पड़ेगी कि 2 करोड़ से कम, 5 करोड़ से तो कम है, बट क्या 2 करोड़ से भी कम है या 2 करोड़ से ज़्यादा है, 1 करोड़ से भी कम है या 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, अलग अलग मैंने आपको पॉइंट बताया था कि यदि इस केस में हमारा टर्नओवर जो है वो लेस देन 1 करोड़ है या इक्वल टू 1 करोड़ है, तो उस केस में इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर 44AD एलिजिबल एंड ऑप्टिंग फॉर 44AD, तब तो टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहला केस, इफ यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर 44AD देन टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी। सॉरी वेट, इफ योर टर्नओवर इज लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ एंड क्योंकि 1 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो टैक्स ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी, टैक्स ऑडिट आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। हाउएवर इसमें एक ही एक्सेप्शन था, इफ यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर 44AD, यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर 44AD एंड शोइंग अ लोअर प्रॉफिट। क्या दिखा रहे हो, शोइंग अ लोअर प्रॉफिट, तो उस केस में क्या होगा, आपके लिए टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा, सब्जेक्ट टू योर इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। पहला केस ये होता था। दूसरा केस क्या होता था कि आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है और 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम है। तो अब यहाँ पर दो बातें हो सकती है कि आपने 44AD ऑप्ट किया है या नहीं किया। यदि आप 44AD ऑप्ट नहीं करें तब तो स्ट्रेट अवे आप टैक्स ऑडिट में आ जाओ, टैक्स ऑडिट करवाओ, कंपलसरी है। दूसरा 44AD यदि आप ऑप्ट कर रहे हो तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 44AD ऑप्ट कर लिया तो अगेन टैक्स ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल। समझ में? तीसरा केस क्या होता था कि हमारा टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा बट 5 करोड़ से कम है, तो इस केस में अगेन टैक्स ऑडिट इज मैंडेटरी। वाई? बिकॉज ऑलरेडी ये कंडीशन मेरे लिए सेटिस्फाइड हुई है क्या, नहीं हुई, तभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने 44AB का चार्ट बना के इसे पढ़ा था। एक बार आप चार्ट देखिएगा, वो चार्ट में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी थी। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ लिया। अब लास्ट पार्ट यहाँ पर आता है। इससे पहले आगे बढ़े, थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल पार्ट स्टार मार्क करिए। एग्जाम में एक ही बार आया है, बट जब आया था तो मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आया वो क्या है, क्योंकि कभी पढ़ते ही नहीं। हाँ, यदि आर्टिकलशिप किया हुआ होगा बच्चा तो उससे पता होता है ये क्या है, अदरवाइज बच्चे को ये आइडिया नहीं रहता कि ये क्या बोल रहा है। जब भी आप टैक्स ऑडिट की बात करते हैं तो सबसे पहला टैक्स ऑडिट की जो रिपोर्ट होती है वो किस फॉर्मेट में जाएगी, तो ऑडिट का जो फॉर्म नंबर होता है डेट इज 3CA 3CB। 3CA किसके लिए, वो सारे एसएससी जिनको और किसी लॉ में ऑडिट कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ में कंपनीज के लिए ऑडिट कंपलसरी है, तो उनके लिए रिपोर्ट कौन सी जाएगी, 3CA। उन सबको छोड़ के बाकी सभी के लिए ऑडिट इज रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ, तो 3CA। अदर्स के लिए क्या हो जाएगा, अदर्स के लिए 3CB। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स सभी को सबमिट करना पड़ता है 3CD, चाहे आप
ऑडिटेड अदर लॉ में हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो ऑडिट रिपोर्ट है मुझे कब तक सबमिट कर देनी है, तो ऑडिट रिपोर्ट मुझे सितंबर 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर तक सबमिट कर देनी है। और ऐसे असेसी जिनका ऑडिट हुआ है उनकी रिटर्न की जो ड्यू डेट है पहले 30 सितंबर तक होती थी, बट अब कितनी हो गई है, 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। दिस इज द अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है एक बात। दूसरी बात, सर यदि हमने ऑडिट नहीं करवाया तो क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, पेनाल्टी अंडर सेक्शन 277B बैठेगी। और 277B कितनी है पेनाल्टी, 1,50,000 और 0.5% विच एवर इज लेस 0.5% किसका, ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर का। क्लियर है, दिस इज द पेनाल्टी फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग 44AB, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट यहाँ पर एक आता है, प्रिजम्पटिव स्कीम हमने सारी की सारी पढ़ ली। लास्ट पॉइंट जो है अनडिस्क्लोज्ड इनकम का, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि आपके हैंड रिटन नोट्स में नहीं लिखा हुआ है इसलिए आप इसे छोड़ देते हो। ये मिस्टेक मत करना, एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स आ चुका है। सबसे पहले अनडिस्क्लोज्ड इनकम होती क्या है, ऐसी इनकम जिसे हमने डिस्क्लोज नहीं किया एंड एट द सेम टाइम उस इनकम के लिए हमारे पास एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन जिस इनकम के रिस्पेक्ट में हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे और जिसे हमने अर्लियर रिटर्न्स में डिस्क्लोज नहीं किया, ऐसी इनकम को बोला जाता है अनडिस्क्लोज्ड इनकम। क्या बोला जाता है ऐसी इनकम को, अनडिस्क्लोज्ड इनकम। क्या बोला जाता है ऐसी इनकम को, अनडिस्क्लोज्ड इनकम। क्लियर है बात समझ में। अब अनडिस्क्लोज्ड इनकम कौन कौन सी होती है, तो बेटा यहाँ हम स्टार्ट करते हैं 68 से। कैश क्रेडिट 69, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट अनएक्सप्लेन्ड मनी 69A, इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज 69B, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर 69C, हुंडी और बोरोड रीपेड अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी 69D। दिस ऑल आर कौन कौन सी, 68 कैश क्रेडिट, 69A अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, 69B अनएक्सप्लेन्ड मनी, 69C इन्वेस्टमेंट और मनी नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड, 69D अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर और 69 एक कुछ गड़बड़ हो गया क्या, सॉरी, हाँ जी 69A, B, C और D। 69D इज नथिंग बट द अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। अब ये क्या होता है, तो मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, वो सारी की सारी इनकम जो कि अनडिस्क्लोज्ड है। अनडिस्क्लोज्ड इनकम मतलब क्या, ऐसी इनकम जिसे हमने अर्लियर फाइनेंशियल ईयर में डिस्क्लोज नहीं किया एंड एट द सेम टाइम वी आर नॉट हैविंग एनी एक्सप्लेनेशन, और जो एक्सप्लेनेशन हम प्रोवाइड करें वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है इन द ओपिनियन ऑफ द एओ। या तो हमारे पास उस इनकम के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उस एक्सपेंसेस के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर जो एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो ऐसी इनकम को हम क्या बोलते हैं, अनडिस्क्लोज्ड इनकम। पॉइंट नंबर 1, अनडिस्क्लोज्ड इनकम के लिए जो प्रीवियस ईयर होगा वो प्रीवियस ईयर क्या होगा, ईयर इन विच इनकम आइडेंटिफाइड, ईयर इन विच इनकम डिस्क्लोज्ड या आइडेंटिफाइड बाय द एओ। जिस ईयर में आपने ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम को फाइंड आउट किया वही ईयर आपके लिए क्या है, प्रीवियस ईयर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम होती है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम को हम टैक्स करते हैं एट द रेट ऑफ 60% अंडर सेक्शन 115 BBE प्लस 25% सरचार्ज ऑलवेज प्लस 4% सेस। ध्यान ही रखना, ये कंपलसरी है, ठीक है। क्या बोला मैंने, वापस से सुन लो। देयर आर मेनी ओकेजन्स व्हेन द असेसिंग ऑफिसर डिटेक्ट कैश क्रेडिट अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा फॉर विच एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है या फिर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऐसी इनकम को हम क्या बोलते हैं, अनडिस्क्लोज्ड इनकम। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हाईलाइट करिएगा, सम सो क्रेडिटेड में बी चार्ज एज इनकम इन द असेसी ऑफ डेट प्रीवियस ईयर। कौन सा प्रीवियस ईयर, एक बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम का प्रीवियस ईयर कौन सा होता है, तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, जिस ईयर में उसे आइडेंटिफाइड किया गया, जिस ईयर में उसे टैक्स किया जाएगा वही प्रीवियस ईयर हो गया। मतलब सपोज कोई अनएक्सप्लेन्ड इनकम थी जो मैंने 10 साल पहले कमाई थी बट आइडेंटिफाइड आज हुई, तो आज ही उसे टैक्स किया जाएगा, आज ही उसका प्रीवियस ईयर कंसिडर किया जाएगा। कौन कौन सी है, 68 कैश क्रेडिट हो गई, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। कैश क्रेडिट मैंने आपको क्या बोला कि या तो असेसी ने जो एक्सप्लेनेशन दिया, नो एक्सप्लेनेशन और ऑफर एक्सप्लेनेशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री इन द ओपिनियन ऑफ द एओ, तो हम उसको क्या मान लेंगे, इनकम। दूसरा क्या, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट हमने करके रखा था, गवर्नमेंट ने पूछा बताओ ये इन्वेस्टमेंट कौन से पैसों से किया, हमने बोला एक्सप्लेनेशन ही नहीं हमारे पास, या फिर जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, तो अप टू द एक्सटेंट ऑफ नॉट सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन आपके इन्वेस्टमेंट को क्या मान लिया जाएगा, अनडिस्क्लोज्ड इनकम। नेक्स्ट अनएक्सप्लेन्ड मनी, सिमिलर मैनर में पार्टली एक्सप्लेन, जितना एक्सप्लेन किया उतना कंसीडर कर लेंगे, बाकी को अनडिस्क्लोज्ड मान लेंगे। नेक्स्ट अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, आपने कोई एक्सपेंडिचर इंकर किया, हमने बोला ये टीवी आपने घर में लगाई कितने की है, आपने बोला 10 लाख की टीवी है, थिएटर बनवाया था पूरा, हमने बोला 10 लाख पैसे कहाँ से आए, इनकम तो कभी दिखाया नहीं इतना, तो जो एक्सपेंडिचर है उसको मैं आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम मानकर टैक्स कर दूंगा। एंड लास्ट अमाउंट बोरोड ऑन हुंडी और रीपेड ऑन हुंडी, ठीक है। तो इन सारे केसेस में जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी वो कितनी होगी, 60% प्लस 25% ऑलवेज सरचार्ज, ऑलवेज सरचार्ज मतलब हमेशा लगेगा, प्लस 4% सेस, मतलब इफेक्टिव रेट जो आएगी वो कितनी आएगी, 78%। ध्यान रहेगा क्या, ध्यान रहेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके आगे की बात करेंगे हम आज नहीं कल, पीजीबीपी का इंटायर चैप्टर आपको मैंने रिवाइज करवा दिया है, कल इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा और डे आफ्टर टुमारो से मैं आपको कैपिटल गेन रिवाइज कराऊंगा। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। इसके आगे की बात करेंगे हम आज नहीं कल। थैंक यू, स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना ख्याल